अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं अलीना शिगरी। मौजूदा माशी सूरत हाल हुकूमत के लिए दो धारी तलवार से कम नहीं है। एक तरफ साल के आखिर में इंतखाबात हैं तो दूसरी जानिब IMF का प्रोग्राम बहाल करवाने के लिए हुकूमत को सख्त माशी और इक़्तिसादी फैसले दरकार है। तमाम तर जो हुकूमती दावों के बरक्स अभी तक IMF की जानिब से कोई अच्छी खबर मौसूल नहीं हो रही है, जबकि बजट सर पर खड़ा है और आए रोज़ महंगाई समेत माशी अशारिये नए मनफी रिकॉर्ड बना रहे हैं। गुज़िश्ता हफ्ते के मुकाबले में आज कारोबारी हफ्ते के आगाज़ में रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में इजाफा देखने में आया और एक डॉलर रुपए की मुकाबले में 10 रुपए तक महंगा होने के बाद 300 रुपए से 310 रुपए तक ट्रेड करता रहा। इसी तरह इंटरबैंक में भी रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में 51 पैसे का इजाफा देखने में आया। जहां एक जानिब डॉलर बेकाबू, वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में डॉलर की शदीद किल्लत है। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 10 अरब डॉलर से गिर कर महज 9.5 अरब डॉलर तक रह गए हैं, जिसमें स्टेट बैंक के पास 4 अरब डॉलर जबकि निजी बैंकों के पास 5.4 अरब डॉलर्स के ज़खायर मौजूद हैं। स्टेट बैंक के पास मौजूदा ज़खायर महज एक माह की दरामदाद के लिए काफ़ी हैं और दूसरी जानिब पाकिस्तान को बरामदी सेक्टर में मुसलसल 90 माह भी कमी का सामना करना पड़ा है। इदारे शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक मई के महीने में पाकिस्तान की बरामदात में सालाना बुनियादों पर 17% कमी देखने में आई है, जबकि रवा माली साल के 11 माह में पाकिस्तान की बरामदात में मजमूई तौर पर 12% से जायद की कमी आई है। रवा माली साल FBR भी अपने हदफ के मुताबिक टैक्स महसूलात जमा करने में नाकाम रहा है और टैक्स महसूलात में कमी के पेश नज़र FBR की जानिब से नई माली साल के लिए बजट में लग्जरी आइटम्स पर 700 से 750 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाने की तजवीज़ भी पेश की गई है, जिसके मुताबिक इंपोर्टेड मोबाइल्स, मेकअप, ज्वेलरीज, जूतों, कपड़ों, पालतू जानवरों की इंपोर्टेड खुराक, एनर्जी सेवर समेत दीगर अशिया पर 25% तक सेल्स टैक्स आयद किए जाने का इम्कान है। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना ने भी अवाम को इस बात से आगाह कर दिया है कि आने वाला बजट टैक्स फ्री नहीं होगा बल्कि इसमें मजीद टैक्स लगाए जाएंगे। अपने बयान में उनका मजीद कहना था कि हुकूमत के लिए महंगाई पर काबू पाना सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर टैक्स लगाकर आमदन में मजीद इजाफा नहीं किया गया तो मालियाती खसारा बेकाबू हो जाएगा। इस खदशे का इजहार माशी माहिरीन भी कर रहे हैं। माशी माहिरीन के मुताबिक आइंदा वफाकी बजट में कर्जे उतारने के लिए वफाकी हुकूमत की वसूलियाँ नाकाफ़ी हैं, जिसके बायस बजट खसारा 1 खरब रुपए तक पहुंचने का अंदेशा है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा सर पर लटकती तलवार है और वो है डिफ़ॉल्ट की, जिसके बारे में बैनुल अक़वामी मालियाती इदारे बार बार खबरदार कर रहे हैं कि अगर IMF का प्रोग्राम बहाल नहीं हुआ तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। लेकिन हमारे हुक्मरान IMF को आंखें दिखा रहे हैं। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब के हवाले से मुतादिद बयानात रिकॉर्ड का हिस्सा हैं और तकरीबन कहा जाता है कि 60 से 70% मसला जो है वो वहाँ से ट्रिगर करता है, जिनमें वो IMF के हवाले से उन बयानात में मनफी बातें करते रहे और वज़ीर ख़जाना की देखा देखी वफाकी वज़ीर बराए कॉमर्स सैयद नवीद कमर साहब ने बरतानिया के सरकारी दौरे के दौरान IMF को तनकीद का निशाना बनाया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नवीद कमर साहब का कहना था कि IMF अपने मैंडेट से तजावुज़ कर रहा है। ये रोल नहीं है। पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। जब IMF या कोई और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन किसी मुल्क की इकोनॉमी को देखता है, उनका जो तरीका होता है इस चीज़ को बताने का वो इकोनॉमिक टर्म्स में होता है, वो पॉलिटिकल टर्म्स में नहीं होता। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा वो एक्सटेंड कर गए हैं अपने मैंडेट को। और नाज़रीन, बजट में क्या आ रहा है, क्या ऑप्शंस हुकूमत के पास इस वक्त मौजूद हैं? पॉपुलिस्ट बजट होगा, अगर इलेक्शन ईयर बजट होता है, आवाम को कितना रिलीफ मिलेगा? और साथ साथ ये जो डिफ़ॉल्ट की बात की जा रही है कि ये डिफ़ॉल्ट अब इमिनेंट नज़र आता है, इनएविटेबल नज़र आता है, डिफ़ॉल्ट होना ही होना है, तो ये कब होना है? इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन करें कैसर अहमद शेख साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, चेयरमैन कायमा कमेटी बराए फाइनेंस, और हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक होंगे मुजम्मिल असलम साहब, माहिर माशियात। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसर साहब, सबसे पहले तो बता दीजिए, IMF एक तो आया नहीं, उसकी रीज़न आपसे ज़रूर जानेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो डिफ़ॉल्ट की अब बातें की जा रही हैं, तो डिफ़ॉल्ट कौन से माह में होना है? रहीम, पाकिस्तान इंशाल्लाह डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। हम ये बड़ा सोच समझ के आपसे बात कर रहे हैं। देखिए, डिफ़ॉल्ट
या डिफ़ॉल्ट ना होना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। बात ये हम तो डिफ़ॉल्ट इंशाल्लाह नहीं हो रहे, लेकिन मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि असल चीज़ तो है कि हमारे मुल्क में जो महंगाई है वो कैसे कंट्रोल होगी, या हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का अपना जो गैप है उसको किस तरह मेंटेन करेंगे, या रेवेन्यू हमारा किस तरह हासिल होगा ताकि हम आम आदमी के लिए ज़्यादा तरक्याती प्रोग्राम रख सकें। ये देखिए ना, श्रीलंका डिफ़ॉल्ट हो गया, लेकिन उनका डॉलर जो है ना, उस अगर 360-70 था तो उसका वापस 290 हो गया। वो डॉलर से भी कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन ये जो आपका क्वेश्चन है, पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, हमारे पास बहुत ह्यूज हमारे असासे हैं। किसी भी चीज़ कोई होता है ना, वो जितने कर्जे लिए होते हैं वो असासों के अगेंस्ट में होता है। पाकिस्तान तो एक बहुत ह्यूज पोटेंशियल है पाकिस्तान में, और मुश्किलात ज़रूर है, ये कहना कि नहीं, हम बहुत बड़ी मुश्किल से गुजर रहे हैं मुआशी तौर पे, लेकिन बट ये अल्लाह के फजल से ऐसी बात है कि हम बिल्कुल डिफ़ॉल्ट की, बल्कि आप देख रहे हैं कि कितने अरसे से डिफ़ॉल्ट की बातें हो रही हैं, लेकिन हम सस्टेन कर रहे हैं। और इंशाल्लाह जल्द ही आप सुनेंगी कि IMF को भी हम कन्विंस कर रहे हैं, तो वहाँ भी सर अब तक ऑन बोर्ड IMF क्यों नहीं आ सका? हाँ जी, ये बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, IMF पे जो पिछली हुकूमत ने उनको वादे किए थे ना, कमिटमेंट्स की थी, न सिर्फ एक पिछली हुकूमत ने, कई और हुकूमतों के भी। तो हमारे यहाँ 22 प्रोग्राम हुए IMF के, और चंद प्रोग्राम, पिछली नून लीग की हुकूमत का एक प्रोग्राम मुकम्मल हुआ। हम प्रोग्राम को मुकम्मल करते ही नहीं है। हम वन ट्रांच, अक्सर IMF कहता है कि पाकिस्तान वन ट्रांच कंट्री है। तो मकसद ये है कि IMF की कई कंडीशनलिटीज हैं। उन्होंने ज़्यादा कहा कि ओपन रेट रखें। अब हमारे पास इतना एक्सपोर्ट सरप्लस नहीं है। असल बात है, ये वो जो हमें बात बता रहे हैं ना, वो डेवलप्ड कंट्रीज की बात बता रहे हैं। अब ये उनका ख्याल है कि एक्सचेंज रेट को खुला रखने से एक्सपोर्ट बढ़ेगी और इंपोर्ट कम होगी, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो रहा। ना इंपोर्ट कम हो रही है, ना एक्सपोर्ट बढ़ रही है, क्योंकि हमारे पास एक्सपोर्ट का सरप्लस नहीं है। इसी तरह वो कहते हैं जी कि आप रेट जो आपका पॉलिसी रेट है उसको ऊंचा करें ताकि आपको महंगाई कम हो। हाँ। ये मैंने भी इकोनॉमिक्स पढ़ी है, तो उसमें ये थ्योरी यही बताई जाती है। लेकिन उसके लिए पूरा एक ऑर्गेनाइज सेक्टर होना या पूरी की पूरी इकोनॉमी को डॉक्यूमेंटेड होना जरूरी है। हमारे यहाँ क्योंकि 65% इकोनॉमी जो है ना वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है, तो वो फार्मूले ये हर कैसे साहब कथा कलामी की माफी, लेकिन हर हुकूमत जब हर जमात जब आती है, चार्ज संभालती है, हुकूमत में आती है, तो यही कुछ सुना जाता है कि जी माजी का मलबा है, वीकनेसेस इनहेरिट किया है, पॉलिसीज जो है वो पिछले वाले करके चले गए थे, तमाम मलबा पिछली हुकूमत पे डाल दिया जाता है। बट मुजम्मिल असलम साहब इस वक्त कैसे साहब भी कह रहे हैं IMF के साथ मुआहिदा आप लोगों ने किया, वादे आप लोगों ने किए, अभी जो दिन देखने पड़ रहे हैं वो आप लोग की वजह से हम भुगत रहे हैं। आपको लगता है कि डिफॉल्ट से बचा जा सकता है? जिस तरह कैसे साहब कह रहे हैं कि डिफॉल्ट तो नहीं होने वाला। नहीं अलीना, इनके कहने से क्या होगा? ये तो बेचारी यही कहेंगे ना, ये बोलेंगे कि हमारी वजह से ये कुछ हो रहा है। इन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ना अभी 2-3 महीने बाद जाके। बात ये है कि IMF ने अभी तक ये बोला कि PTI की वजह से ऐसा कुछ हुआ है। IMF ने इनकी हुकूमत आने के बाद 29 अगस्त को एक जो है स्टाफ लेवल एग्रीमेंट भी किया, एक किस्त भी जारी की। उसके बाद से 6 दफा IMF अलग अलग तरीकों से जो है ना इस हुकूमत की तरदीद कर चुका है कि ये इन्होंने गलत बात की, ये गलत बात की है। कभी उनके मुंह से या उनकी रिपोर्ट में लिखा है कि जी PTI की वजह से ये हुआ है, लेकिन मैं आपको एक रिपोर्ट दिखा सकता हूँ जिसमें उन्होंने लिखा है कि नून लीग की वजह से और मुस्लिम लीग नून की जो 2018 में हुकूमत की वजह से। जी अच्छा, जी 30 जून गुजरने दें, IMF की जब रिपोर्ट आएगी और वापस वो लिखेंगे और उसमें आपको पता लग जाएगा कि PTI की वजह से हुआ है या नून लीग और जो इनके वजीर खजाना और इनके जो वजीर आजम साहब हैं उनकी वजह से हुआ है। ये बातें पता नहीं किस दुनिया में बैठे हुए। हमारे बाद अगर हमारा प्रोग्राम इनको समझ नहीं आ रहा था तो सितंबर 2022 में खत्म हो रहा था, खत्म कर देते आप उसको, आप नया प्रोग्राम कर लेते हैं। अगर आप बड़े तीसमार खान हैं, बड़े समझदार लोग हैं, इकोनॉमिक भी पढ़ी भी आप लोगों ने, तो हमने तो इकोनॉमिक भी पढ़ी भी। नए प्रोग्राम की तरफ तो जाना पड़ रहा है, ये तो नहीं कंक्लूड होता हुआ दिखाई दे रहा।
नहीं, नया प्रोग्राम की तरफ कौन इंसेक्स करेगी? आईएमएफ, जिन्होंने ऑलरेडी इनकम्प्लीट 14 महीने और 2 महीने आगे के लगा ले, 16 महीने में अगर आईएमएफ से एक रिव्यू कर सके ये बैठ के, तो ये अगला प्रोग्राम कहाँ से करेंगे? मेरी तो कल नहीं काम करती। तो कंपिटेंसी का फर्क है दोनों आपको ऐसे साइड। सिनेरियो में लग रहा है कि मुल्क दिवालिया होने की तरफ जा रहा है या हो चुका है, जस्ट दैट वी आर नॉट एडमिटिंग? देखें, डार साहब नाराज हो जाते हैं कि जी तारीखें देते फिर रहे लोग ये वो, तो मैं तो कोई तारीख नहीं दूंगा। मेरे हिसाब से तो हम आज भी हालत है डिफॉल्ट में, डिफॉल्ट इफ नॉट डिफॉल्ट। जब आपका पीआईए का जहाज बाहर रोक लिया जाए, जब आज आईआटा जो है उन्होंने आज एक फिर प्रेस रिलीज निकाली है जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने $188 मिलियन एयरलाइन के रोके हुए। मैं तो आज भी समझता हूँ कि आप अगर ये पेमेंटें रोक रहे हैं, डिफॉल्ट का मतलब होता है आपने पेमेंट किसी की रोक ली, आप डिफॉल्ट है। अब वो चाहे निजी सेक्टर की है, चाहे वो कर्ज की है, चाहे वो उसकी है, ये हमें जो है ये वो बॉन्ड की पेमेंट कर दी। पाकिस्तान ने सिर्फ एक बॉन्ड की पेमेंट थोड़ी करनी है, इतनी बड़ी तिजारत हो रही है, इतना बड़ा लेन देन है, एक एक पेमेंट को आपको ऑनर करना पड़ता है। राइट। कैसर साहब, आईएमएफ से बात नहीं बनती तो सर हमारे पास ऑप्शंस हैं क्या? जी मैं वो अभी आपको बताता हूँ। आईएमएफ से वैसे हमारे पास तो मेन प्लान आईएमएफ से यानी बातचीत का ही है और हमें तवक्को पूरी है कि आईएमएफ से ही हमारा समझौता हो जाएगा। लेकिन मैं सिर्फ एक बात का इनसे जवाब देना चाहता हूँ, अगर अच्छा है क्योंकि ये इकॉनमिस्ट हैं और बात को मेरी अगर कोई समझ आए तो बात का जवाब दे देंगे। ये जो $3 बिलियन, हमारे पास तो डॉलर की आज हालत देख रही हैं कि $1 बिलियन 1.1 बिलियन की ट्रांच के लिए हम धक्के खा रहे हैं और काफ़ी हम कोशिश कर रहे हैं। ये $3 बिलियन इन्होंने कोई 2.5 साल पहले इनकी हुकूमत ने, पीटीआई की रजा बाकर साहब ने कोई 600, ये ऑफिशियल फिगर है जो मैं आपको दे रहा हूँ। अभी हमारी स्टैंडिंग कमेटी में बताया है स्टेट बैंक के डिप्टी गवर्नर ने कि 600 अमीर लोगों को इन्होंने $3 बिलियन जो कि 87,000 करोड़ रुपया बनता है फॉरेन एक्सचेंज में, क्योंकि सारी इंपोर्ट हुई है, ऐसी मशीनरी के लिए जिसका कोई इस्तेमाल भी अभी पूरा नहीं हुआ। जो मशीनरी तो आ गई है और वो तकरीबन 0% पे नॉमिनल रेट्स पे इन्होंने दे दी 87,000 करोड़, और वो 87,000 करोड़ अभी हमारी हुकूमत को कर्ज लेना पड़ रहा है जिसके लिए 15,000 करोड़ सिर्फ सूद भरना पड़ रहा है। मुझे या तो बताएं कि इन्होंने दी कि नहीं दी और नॉमिनल रेट पे दी कि नहीं दी, और ऐसी क्या थी कि हमारे पास ऐसी मशीनरी मंगा लो जिसका इस्तेमाल भी नहीं है आज, क्योंकि मैं जानता हूँ ना, इकानमी से मेरा तल्लक है उस सेक्टर से। तो जो सारी एयर जेट मशीनरी आई है, ना तो हमारे पास उसकी के लिए गैस है, ना हमारे पास उसके लिए कार्टन है, लोगों ने मुफ्त मिल रही थी, लोगों ने मंगा ली। और इसी तरह और दूसरी सीमेंट की इंडस्ट्री आई है, जो सीमेंट वाला हमारे पास एक्सेस कैपेसिटी थी, जरूरत नहीं थी मशीनरी की, $3 अरब लुटा दिए। ऐसा हुआ है मुजम्मिल साहब? आज हमें बता रहे हैं कि ये क्या होना था। पाकिस्तान की अगर हुकूमतें इस तरह करती रहेंगी, $3 अरब जो 87,000 करोड़ रुपया तकरीबन फ्री में दे दिया चंद अमीरों को, क्योंकि एसएमईज को नहीं दिया, काश्तकारों को, एग्रीकल्चर को नहीं दिया, गरीब आदमी को नहीं दिया, ये दे दिया। और आज उसी पे हम 15,000 करोड़ रुपए सालाना सूद भर रहे हैं। खुद तो कर्जे पे नहीं दिया, उनको दे दिया। मुजम्मिल साहब इस पे रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। जी मुजम्मिल साहब। देखिए कैसर साहब जो है ना, बात पूरी नहीं करने के आदि, बात मैं आपको पूरी कर देता हूँ। ये कोविड के दरमियान जो है ये एक जो है उसमें एक इंसेंटिव था टर्फ, उसमें जो है इंडस्ट्रियलिस्ट को बोला था कि मुल्क में मईशत चलाने के लिए अगर आप मशीनरी इंपोर्ट करेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंस मिलेगा। ये खुद जो है इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं। पाकिस्तान में आज भी एक्सपोर्टर को जो है ना लॉन्ग टर्म उसी रेट पे पैसे मिलते रहे, नंबर 1। नंबर 2, ये $3 अरब की बात कर रहे हैं, $24 अरब पे हमने लिया था एक्सपोर्ट इनसे और $32 अरब पे छोड़ के गए। उसमें से भी 3 निकाल लें तो फिर भी जो है ना बचते 29। फिर इसके बाद ये $19 अरब में रेमिटेंस छोड़ के गए थे, हम $31 अरब पे छोड़ के गए, तो वो $12 अरब अलग बनते हैं। फिर मुझे तो सिर्फ ये जवाब दे दें, आज जो पाकिस्तान जलीलो ख्वार हो रहा है, ये जो $25 अरब जो इन्होंने बड़ा जो बार बार क्रेडिट लेते हैं कि ये हमने इतने पावर प्लांट लगा दिए इस मुल्क में, उनकी जो है ना वो चल नहीं रहे, बंद हुए हुए हैं, उनका ईंधन नहीं है, उसके पैसे भर रहे हैं, किराए भर रहे हैं। ये कैसर साहब किस तरह की बातें करते हैं। और हमने कोई डॉलर में नहीं दिए थे, हमने रुपयों में दिए थे उनको पैसे, और वो सामने एक्सपोर्ट करके दिए उन्होंने पैसे कमा के दिए। आप मुझे बताएं, ये जो आपने जो पावर प्लांट लगा दिए, आपका खुद वजीर आजम कहता है अब हमारी तौबा कि अब हम जो है कोई
इंपोर्टेड ईंधन पे जो है प्लांट नहीं लगाएंगे, हम हमारे पास पैसे नहीं है देने के लिए, हम ना LNG ना कोयला ना हम ये चीजें, तो वो उसका कौन जवाब देगा? और जो उसके पेमेंट कर रहे हैं उसका कौन जवाब देगा? अब वो बहरहाल वो सोलर पे आ गए हैं। अब कैसर साहब अब अगली सोलर पे आके सोलर भी हमारे गले में डाल के जाएगी। समझ में आई कि नहीं आई? देखो ना, रुपए में दिए थे, डॉलर में सारी इंपोर्ट हुई। इंपोर्ट मेरे सवाल का जवाब दे दें। मैंने आपको बता दिया डॉलर में हमने एक्सपोर्ट भी करके दिखा दिया आपको ज्यादा, हमने रेमिटेंस में भी डॉलर ज्यादा ला के दे दिए। एक साल में, सिर्फ एक साल में, आप सुन लें फिगर भी, एक साल में कमेटी मेरी बात सुन लें, एक साल में एक्सपोर्ट, रेमिटेंस और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में 8.5 अरब डॉलर कमाए हैं पिछले साल के मुकाबले में। कौन देगा इसका हिसाब? किनको मिला और किनको नहीं मिला, क्यों मिला? कोई क्राइटेरिया तो होगा। क्राइटेरिया स्टेट बैंक की स्कीम है। एक और इसमें भी गलतफहमी दूर कर ले, वो स्टेट बैंक की स्कीम थी, वो हुकूमत पाकिस्तान की नीति गवर्नर ने आपको बताया, उनकी स्कीम थी वो। ठीक है जी कैसर साहब जी, मैं तो यही कह रहा हूँ कि एक बात को मानना तो चाहिए, गलती हो गई आपसे। अब 600 अमीर लोगों को ये इतनी बड़ी रकम लुटा दी गई जो कि इस्तेमाल नहीं हो रही। मुझे पता है, मेरे साथ चले, मैं इनको दिखा देता हूँ कि जो एयर जेट मशीनरी है वो सारी की सारी पड़ी हुई है, वो इंपोर्ट हुई है, डॉलर में पैसा दिया गया जिन लोगों को दिया गया, और सिर्फ चंद अमीरों को क्यों दिया गया, अपने चहेतों को? आखिर उसका क्राइटेरिया भी तो होगा ना कोई। यही तो हमें बता नहीं रहे, बार बार हम अभी भी आप वो उन अमीरों का नाम ले आए सामने, और अगर वो हमारे चाहिए और हमने दिए तो बहुत अच्छी बात है, पकड़े ना इसको। आप सिर्फ कायमा कमेटी में उनसे सवालात कर रहे हैं, सामने लिस्ट लाए, वो नाम बताएंगे ना आप, तो वो उनसे आप लोग की मुलाकातें कर रहे होते हैं रोज। राइट कैसर साहब, लिस्ट जिनको दिया गया 600 अमीर, वो उनकी लिस्ट भी जारी होगी सर? हाँ, नहीं, लिस्ट दे ही नहीं रहे। बार बार मैं कह रहा हूँ स्टैंडिंग कमेटी में, वो देखें, चंद अमीर या चंद रईस होते हैं ना लोग, वही कंपनियां लेती हैं। हर हुकूमत में वही मसला है। हमारा मसला यही है, हमें SME जो इंजन ऑफ ग्रोथ होता है, जो कि ग्रोथ के लिए सबसे जरूरी होता है सब मुल्कों में, हमारे मुल्क में सिर्फ 7% SME को कर्जा मिलता है, और 93% टोटल कर्जे का, ये मैं स्टेट बैंक की फिगर आपको दे रहा हूँ, 93% टोटल कर्जा बड़ों को दिया जाता है, और 7% सिर्फ SME को मिलता है या काश्तकार को मिलता है, एग्रीकल्चर को मिलता है। तो वो क्यों दिया जाता है? सारे के सारे एक दूसरे के साथ उनके इंटरेस्ट होते हैं। सर आपकी हुकूमत है, आप ये बेहतर बता सकेंगे, आपकी हुकूमत है इस वक्त, हर हुकूमत में अगर होता है तो ये क्यों होता है और क्यों नहीं रोका जा सकता है? आप कैसे साहब, आखिर में बजट में फिलहाल क्या आ रहा है और क्या उम्मीद रखें? पॉपुलिस्ट बजट होगा? इलेक्शन ईयर बजट है क्योंकि देखिए, हमारे पास इतने, जो हकीकत है ना, इतने रिसोर्सेज नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि आम आदमी को इसमें रिलीफ दें। हम मसलन तनख्वाहों के बढ़ाने का सोच रहे हैं, तमाम गवर्नमेंट मुलाजमीन की और प्राइवेट सेक्टर में तनख्वाहें बढ़ें। फिर हम सोच रहे हैं कि ये जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, इसमें खासी इंक्रीज हो, कैश मिले, और बजाय कि हम ये कहें कि वो फलां स्कीम में दिया या फलां स्कीम में दिया, एक मुश्त उनको जो लोग डिजर्व करते हैं उनको कैश सूरत में हम काफ़ी पैसा उसमें बढ़ा रहे हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में। फिर हम चाह रहे हैं कि तालीम पे हम जो है ना, लोगों को जो वोकेशनल ट्रेनिंग है या टेक्निकल ट्रेनिंग है, उस पर हम यंगस्टर्स को ना उस पर कर्जे देना चाह रहे हैं। तो हमारी ये कोशिश है, एग्रीकल्चर में हमारी कोशिश है कि हम जो है ना ये सोलर प्रोग्राम्स के लिए कर्जा दें काश्तकारों को, और उसके बगैर और अमीर लोगों को। सर इतना IMF के गोल्स और IMF के टारगेट्स के मुताबिक होगा, इन लाइन विद देयर गोल्स जो है वो बजट जो है वो अनाउंस होगा, बजट तैयार जिस तरह से किया गया है, लेकिन इसमें इतना आपको लगता है कि स्पेस भी मौजूद होगी कि आप रिलीफ दे सकें, और जो आवाम को रिलीफ का वादा बहरहाल करके आया गया था आप लोग की जानिब से, उसमें ये गुंजाइश मौजूद होगी? और या फिर हमें वही नजर आएगा कि जी अनटैक्सड है, वो अनटैक्स सेक्टर अनटैक्स ही रहेगा, और ऑन द अदर हैंड हमें इनडायरेक्ट टैक्सेस के फॉर्म में गरीब आदमी उसके ऊपर ही बर्डन मजीद डालते हुए हुकूमत नजर आएगी? जी, हमारी कोशिश ये है, ये आप दुरुस्त कह रही है, सब हुकूमतों में यही होता रहा कि इनडायरेक्ट टैक्स लगता रहा और आम आदमी पे उसका बोझ पड़ता रहा, और अमीर आदमी पे टैक्स कम लगा। मेरी तो देखिए ना, मैं बार बार अपने, आज भी हमारी मीटिंग थी प्राइम मिनिस्टर साहब ने, हम जो है वीडियो लिंक पे
2-2.5 घंटे की मीटिंग हुई है, उसमें भी सारा एम्फोसिस जो ये हुआ है कि आम आदमी को जो भी हमारे पास अवेलेबल पोजीशन है उसमें आम आदमी को रिलीफ किस तरह दें, एसएमईज को या एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि खाद जो है वो सस्ती मिले। ये जो कारखाने हैं ना खाद वाले, उनको गैस सस्ती मिलती है, वो चीज सस्ती गैस लेके प्रॉफिट सारा खुद बना लेते हैं और वो आम और काश्तकार पे आगे ना वो नहीं उसको कन्वर्ट करते। तो हमारी कोशिश है डायरेक्टली अब खाद जो है ना सस्ते रेटों पे हम काश्तकार तक पहुंचाए। तो ये चीजें हैं ताकि जो सब्सिडी है ना, यही IMF भी चाह रही है कि टारगेटेड सब्सिडी हो, जिसको जरूरत है उसकी तरफ सब्सिडी पहुंचे, ना कि हम अमीर आदमियों को सब्सिडाइज करें और टैक्स जो है वो पब्लिक पे लगाएं। राइट। मुजम्मिल साहब, आपको लगता है कोई नया टैक्स, जिस तरह कैसे साहब कह रहे हैं कि आम आदमी पे जो है वो बर्डन ना डाला जाए, इसी किस्म के कुछ इकदाम नजर आएंगे और आपका मशवरा भी इनको अगेन होगा क्या? मतलब आप भी चाहेंगे कि मुल्क इस क्राइसिस सिचुएशन से बाहर निकले और आवाम को कहीं ना कहीं से रिलीफ मिले, और ऐसे में ये जो महंगाई की शरह 38% 38% पे जा चुकी है, गुज़िश्ता साल 13% से लेकर अब जो नंबर्स नजर आ रहे हैं, आपको लग रहा है कोई आसार हैं कम होने के इसमें? देखिए, हुकूमत खुद जो है ना 26% की महंगाई की अगले साल की बात कर रही है। दूसरी बात यह कि देखें, मेरा इनको बरादराना मशवरा है कि अगले साल अगर ये 9,000 अरब रुपए का तखमीना रख रहे हैं टैक्स का, तो सूबों को 5,150 अरब रुपए मुंतकिल होंगे। तो जो रिलीफ है ना, खुदा के वास्ते ये सूबों के पास पैसे हैं, सूबों से दिलवाएं। और ये वफाकी हुकूमत जो है खुद अभी इनके प्रोजेक्शन है कि 7,500 अरब अगले साल खसारा होगा। अगर ये 7.5 बोल रहे हैं तो 9,000 अरब रुपए पे बात जाएगी। तो ये जो है रिलीफ की बातें ना करें। रिलीफ जो है अब सूबों को इतनी रकम जा रही है कि वहां से दिया जाए लोगों को, और सूबों में लोग रहते हैं। और वफाकी हुकूमत अपने खुदा के वास्ते ये कर्जों को और इन चीजों को कम करे बजाय बढ़ाने के। लेकिन जो इस तरह का अभी जो बजट अखबारों में जो सुनने में आ रहा है, 7,500 अरब रुपए मुंह से बोल रहे हैं कि अगले साल खसारा होगा। तो ऐसा रिलीफ किस काम का कि आप 22% पे सूद पे उधार लेकर 7,500 अरब फिर जो है वो उधर खर्च करें, और वो उसके बाद फिर अगली आने वाली नस्ल और मजीद हम पे बेल्ट टाइट हो जाए। तो मेरा इन पे बरादराना मशवरा है कि जो है ये इलेक्शन इंशाल्लाह अगर इन्होंने जीतना होगा तो ये वैसे ही जीत जाएंगे। इनके पैसे खर्च करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर पड़ता तो ये 2018 में जीत जाते, पीपल्स पार्टी 13 में जीत जाती, मुशर्रफ साहब 2008 में जीत जाते। तो वो हमेशा जो है कौम के ऊपर बर्डन नहीं पड़ा उसका। तो ये जो है जरा सा पॉजिटिव सोचें और जितना रिलीफ है वो सूबों से दिलवाएं। 5,000 अरब रुपए को कम होते हैं। बिल्कुल। और तो ये मेरी सजेशन है। और 7,500 अरब तक पे ये अगले साल में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वेरी अलार्मिंग नंबर्स। कैसर साहब, फाइनल कमेंट सर। हुकूमत इस मशवरे की तरफ सोचेगी जो मुजम्मिल साहब भी कह रहे हैं? ये इनका मशवरा बड़ा साहिब और अच्छा है। हम भी इसी तवज्जो करें, या दुरुस्त कह रहे हैं कि सूबों को बहुत ज्यादा पैसा डाइवर्ट हो जाता है और फेडरल गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त लॉसेज में जाती है। तो सूबों को भी इसमें कन्विंस करना है। ये सारी चीजें हो तब सकती है अगर सब मिलजुल के ना, हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी की तरफ जोर देते रहे, पहले दिन से कहते रहे। कई बार तो मैंने हर अपने प्रोग्राम में कहा, मियां शहबाज शरीफ साहब ने, बिलावल भुट्टो साहब, अब ये झगड़े पे रहे PTI वाले। देखिए, इख्तलाफ राय हो सकता है, पॉलिसीज में इख्तलाफ करे, बड़ी अच्छी बात इन्होंने की। और हम ये कन्विंस किए बगैर जब तक सब शामिल नहीं होंगे, सिर्फ कोई एक पार्टी इसमें ये फैसला नहीं कर सकती। हमारे मुश्किलात ये, हम अभी तक प्राइवेटाइज नहीं कर सके उन इदारों को जो कि खसारे में चल रहे हैं। ठीक है ना, 700-800 अरब 1,000 अरब का खसारा उन इदारों पे है जो हुकूमत के तहवील में चल रहे हैं। राइट। तो हमें चाहिए कि उन सबको मिल के हम करने गए थे प्राइवेटाइज 2017 में, 2015-16 में। तो उस वक्त सारी जो है ना तहरीके इंसाफ ने स्ट्राइक कर दी कि PIA क्यों कर रहे हैं आप प्राइवेटाइज। राइट, बट सर मुल्क के लिए बेहतरी भी इसी में ये है कि तमाम जमातें एक होकर एक यूनाइटेड एक आवाज़ और एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होके आप जिस तरह से ये मजबूत आवाज़ें और मुतहरिक हमें होती हुई दिखाई देंगी, तो इसी तरह से हम एक क्राइसिस सिचुएशन से मुल्क को बाहर आते हुए देखेंगे। और सबका आपने कहा जिस तरह से एक चार्ट ऑफ इकोनॉमी करना ज़रूरी है, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जिस तरह से आपने मुजम्मिल असलम साहब
साहब की भी बात को बड़ा पॉजिटिवली लेते हुए रिस्पॉन्ड किया है। जो मौजूदा लीडरशिप है और आप जिसका हिस्सा भी हैं, जिस गवर्नमेंट का, वो भी इस तरह से ही सोचें और इसी सोच के साथ मुल्क को आगे लेकर बढ़ने के लिए तमाम सियासी जमातें एक फ्रंट पे, एक पेज पर हो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस कैसर अहमद शेख साहब, मुजम्मिल, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमें ज्वाइन करने के लिए। और इसी के साथ ही बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे, गुज़िश्ता हफ्ते पिलडैट की जानिब से हुकूमत को तजावीज़ दी गई थी तमाम जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ है, और उनसे कहा गया कि चूँकि जो नेशनल असम्बली है वो अपनी 5 साल मुद्दत मुकम्मल करी है 12 अगस्त 2023 को, तो लिहाजा एक फ्री एंड फेयर और ट्रांसपेरेंट मैनर में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इट मस्ट बी फुली प्रिपेयर्ड टू होल्ड जनरल इलेक्शंस, और जो कि उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन भी है, और साथ साथ अक्टूबर में आम इंतखाबात कंडक्ट होने चाहिए। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे क्योंकि आज मौलाना फजल रहमान साहब ने भी जब मीडिया से गुफ्तगू की तो आगे उन्होंने कहा कि हमें देखना होगा कि मईशत हमने खड़ी करनी है या फिर इलेक्शन से कबल मुल्क को एक नए हंगामों की तरफ लेकर जाना है। सो इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। और साथ साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स का जो जिस तरह से वो सियासत से अलहदगी इख्तियार कर रहे हैं, वो जमात से अलहदगी इख्तियार कर रहे हैं, सो ऐसी सूरत हाल में क्या सियासी जमातों को एक फेयर अपॉर्चुनिटी इन आइंदा आने वाले इलेक्शंस में मुयसर हो सकेगी, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। अहमद बिलाल महबूब साहब, सरबराह पिलडैट, इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अहमद साहब, लाइक आई मेंशन्ड, आज मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि इलेक्शन से कबल देखना होगा कि आया कि मुल्क जो है वो नए हंगामों की तरफ मुल्क को लेकर जाना है या फिर मईशत खड़ी करनी है। आपका जिस तरह मैंने मेंशन किया कि पिलडैट की जानिब से जो तजावीज़ पेश की गई थी गुज़िश्ता हफ्ते, जिसमें कहा गया कि जी आम इंतखाबात अक्टूबर तक उनका इनेकाद जो है वो हो जाना चाहिए, आपको लगता है कि मईशत को बुनियाद बनाकर इलेक्शंस मुलतवी किए जा सकते हैं? देखिए मईशत की बुनियाद पे ही तो मैं समझता हूँ कि इंतखाबात कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मईशत के लिए एक लॉन्ग टर्म कुछ प्लान, लॉन्ग टर्म से मुराद ये है कि 5 साल के मैंडेट वाली हुकूमत की ज़रूरत होगी जो कुछ ऐसे कदम भी उठा सके जो बहुत मुश्किल हैं, जो बहुत पॉपुलर नहीं है। जिस हुकूमत ने चंद माह के बाद इलेक्शन में जाना होता है वो मजबूर होती है कि वो पॉपुलर स्टेप्स ले, और वो स्टेप्स लेने की उसके अंदर सकत नहीं होती जिसकी वजह से मईशत को बहाल किया जा सकता है। तो मेरे ख्याल में मईशत का भी अगर आर्गुमेंट लिया जाए तो बहुत जरूरी है कि इलेक्शन करवा दिए जाएं, कि थोड़ी देर के लिए हंगामा होगा। हंगामा क्या होगा? थोड़ी देर के लिए चहल पहल होगी 2-3 महीने के लिए, लेकिन इसके बाद बहरहाल हुकूमत जो पावर में आएगी वो ज्यादा बेहतर होगा कि स्टेबिलिटी के साथ, और फिर ऐसी एजेंसियां जैसे IMF है या दूसरे जो डोनर एजेंसीज हैं वो भी ज्यादा एतमाद के साथ फिर उनके साथ डीलिंग कर सकेंगी, क्योंकि उनको पता होगा कि जिसके साथ वो बात कर रहे हैं दे विल बी अराउंड फॉर सम टाइम। राइट अहमद साहब, जिस तरह साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी साहब भी कह रहे हैं कि अगर इलेक्शंस मुलतवी किए तो नताइज बड़े खतरनाक होंगे, आपको भी लगता है नताइज खतरनाक ही होंगे? जी बिल्कुल खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि देखिए अब तक तो कुछ हम रीजन ये दे रहे थे कि ये तमाम असम्बलियों के इंतखाबात इकट्ठे होने चाहिए, और इस वजह से वो 2 असम्बलियों के इंतखाबात आइन में दी गई मुद्दत के अंदर नहीं हो सके। उसकी एक जस्टिफिकेशन बुरी या भली बहरहाल ये थी, लेकिन अब अक्टूबर में इलेक्शन ना करवाने की एब्सोल्युटली कोई जस्टिफिकेशन नहीं होगी। तमाम असम्बलियों के इंतखाबात हो सकते हैं और 3 असम्बलियों की मुद्दत पूरी हो जाएगी, 2 की पहले ही डिसोल्यूशन हो चुकी है, तो कोई वजह नहीं है। और उसके बारे में जब आप एक बार ये आइन की इतनी बड़ी खिलाफ वर्जी कर लेंगे, और अगर आप आइन के मुताबिक 1 साल मुद्दत भी बढ़ा देंगे कौमी असम्बली की, तो सूबाई असम्बलियों की तो नहीं बढ़ा सकेंगे। तो ये खिलाफ वर्जी जो होगी ये खतरनाक होगी मुल्क के लिए, क्योंकि अगर आपके पास तो सिर्फ एक बुनियाद है कॉन्स्टिट्यूशन, अगर वो नहीं रहेगी तो फिर तो मनमानी करेगा हर कोई।
राइट, बट अहमद साहब, साथ साथ ये जो मौजूदा सर्कमस्टांसेस आप देख रहे हैं जिसमें एक वो री इंजीनियरिंग का तासुर बड़ा जोर पकड़ रहा है। एवरी डे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई रहनुमा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए रिनाउंस करता है एलिजेंस पार्टी से, और अरेस्ट का सिलसिला अभी भी बड़े लीडर्स जो हैं वो डिटेंशन में मौजूद हैं। आपको लगता है ऐसे हालात में, मौजूदा हालात में, इलेक्शंस फ्री एंड फेयर, जो कि आपने भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस मुमकिन हो पाएंगे? देखिए, ये तो हमारी बदकिस्मती है कि हम कुछ सालों के बाद ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का काम पूरी तुंदही से फिर शुरू हो जाता है। पहले एक बार पीपल्स पार्टी के साथ ये हो चुका है, उसके बाद फिर ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ भी हो चुका है, और अगर अब पीटीआई के साथ हो रहा है तो ये यूं समझिए तसलसल है, ये एक फैब्रिकेट की जाती है एक रियलिटी है, बहुत अनफॉर्चुनेट है। लेकिन जाहिर है कि ऐसे हालात में अगर ये यूं ही चलते रहेंगे तो आइडियली तो कोई फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो पाएंगे, लेकिन जिस हद तक भी हो पाएंगे वो इलेक्शन ना होने से बेहतर होंगे। इलेक्शन ना होने की सूरत में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इलेक्शन होने की सूरत में इम्कान है कि किसी हद तक कोई एक ऐसी हुकूमत जिसको वाकई मैंडेट हासिल होगा वो वजूद में आ जाएगी। तो ऐसे इम्कान को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए और ट्राई करना चाहिए। लेकिन हमारी ख्वाहिश ये है और मुतालबा भी ये है कि वो तमाम ताकतवर लोग जो इस बात को यकीनी बना सकते हैं वो इंतखाबात को फ्री एंड फेयर बनाएं। नहीं बनाएंगे तो मुल्क का नुकसान होगा, तमाम इदारों का नुकसान होगा, और इसका लॉन्ग टर्म असरात को निपटना फिर शायद मुमकिन न रहे। राइट, बट अहमद साहब, आप लोग ने जो तजावीज़ पेश की थी सर अथॉरिटीज़ को, इसमें ये तजवीज़ दी गई थी कि सियासी जमातों को एक फेयर इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है वो मैसर होनी चाहिए। देखिए, ये तो बुनियादी बात है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन का तस्वुर ही नामुमकिन है कि अगर तमाम लोगों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने देखा है कि 2013 में कुछ पार्टियों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी। पीपल्स पार्टी, एएनपी, जो रिलेटिवली प्रोग्रेसिव पार्टियां कहलाती हैं, उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी। 2018 में मुस्लिम लीग नवाज के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी, और अब हो सकता है कुछ दूसरी पार्टियों के लिए लेवल प्लेइंग। ये बुरी बात है। ये बहुत दिल दुखी होता है इस बात पे कि आज के दौर में ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक पार्टी को आप बिल्कुल मैदान से हाथ बांध के बाहर फेंक दें। ये तो बिल्कुल गलत बात होगी। लेकिन उम्मीद करनी चाहिए कि इंतखाबात का मौसम आने तक किसी हद तक सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाएगी, उम्मीद की जानी चाहिए। राइट, अहमद साहब, गुज़िश्ता जो रात गए हमाद अज़हर साहब के वालिद साहब को उठा लिया गया। उनका एक ट्वीट जारी होता है जिसमें कहा जाता है कि जी मेरे वालिद साहब को अनडिस्क्लोज लोकेशन पे लेके चले गए हैं। बहरहाल वो वापस घर आ गए, लेकिन उसके साथ साथ ही फिर एक खबर आती है और नदीम अफजल चंद साहब वो ट्विटर पोस्ट के ज़रिए आगाह करते हैं कि जी उनके वालिद साहब को, अब हमाद अज़हर साहब के वालिद साहब 82 साल उनकी उम्र है, नवीद कमर साहब के वालिद साहब अगेन सीनियर सिटीज़न, और इस तरह से अगर जो एक तो सवाल तो यही उठ रहा है कि नदीम अफजल चंद साहब के जो है वो वालिद साहब को क्यों उठाया गया, हमाद अज़हर साहब के वालिद साहब को भी अगर उठाया गया तो क्यों? क्योंकि मतलब अगर हमाद अज़हर साहब हैं तो फिर वालिद साहब को इस टॉर्चर से गुजारने की क्या ज़रूरत है? और ये जो अरेस्ट नज़र आ रहे हैं, रात गए आप जाके फैमिलीज़ को अरेस्ट कर रहे हैं, उनको हरास कर रहे हैं, और इस किस्म के इक़दामात, सर कोई पूछने वाला है इस मुल्क में? इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। खा वो मियाँ अज़हर साहब की को हिरासत में लिया जाना हो, या वो सलमान शाह साहब को इससे पहले उनको भी हिरासत में लिया गया, और अफजल चंद साहब वो भी अपने ज़माने के एमपीए रहे हैं, बहुत बुजुर्ग आदमी हैं, उनको भी हिरासत में लिया गया। तो ये सब काबिल मुज़म्मत है। कोई दूसरे लोग भी, मियाँ असलम इकबाल साहब की फैमिली को भी उन्होंने जिक्र किया है कि उनको भी हरासा किया गया है। बिल्कुल, तो इसकी फैमिली को भी हरासा किया जा रहा है। ये इंतहाई गलत बात है, इंतहाई काबिल मुज़म्मत बात है। लेकिन मैं ये भी कहूँगा, ये इस बात की जस्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो भी लोग मतलूब हैं
पुलिस को। मेरे ख्याल में सियासतदान को छुपने की या अपने आप को कहीं रुपोश करने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। वो अपने आप को फिर कानून के सामने पेश करे और कानून अपना रास्ता ले, लेकिन ये इस बात की जस्टिफिकेशन नहीं है कि अगर वो पेश नहीं कर रहे तो आप उनके रिश्तेदारों को तंग करें। ये मैं बार बार कह रहा हूं कि रिश्तेदारों को किसी तौर पे तंग करना बिल्कुल आज के जमाने में तो एक इंतहाई मुल्क के लिए बदनामी का भी बायस है और बिल्कुल गलत बात है, काबिल मजम्मत बात है। राइट, बट अहमद साहब, जिन को अरेस्ट किया और अरेस्ट के बाद जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अलहदगी का ऐलान किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उनको छोड़ दिया गया। आपको नहीं लगता कि इस पे बड़े सवाल और रेज हो जाते हैं कि जी आप क्या फिर कानून जो है वो पूरे तरीके से फॉलो किया गया? मेरा ख्याल यह है कि जिन लोगों को छोड़ा भी गया है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अभी फिर भी होगी, लेकिन बहरहाल ये कानून का जो इस्तेमाल है वो तो यकसा होना चाहिए। खा वो कोई माफी मांग ले तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पाक साफ हो गया है। कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए सबके लिए। राइट, और अहमद साहब, लास्ट कमेंट सर, जब इदारों को किस हद तक न्यूट्रल होने की जरूरत है इस पूरे सिनेरियो में? नहीं, इदारों को न्यूट्रल होना चाहिए, लेकिन हमें मालूम है कि ऐसा 70 साल से तो नहीं हो पाया। अल्लाह करे कि आइंदा आने वाले दिनों में ऐसा हो जाए, क्योंकि इदारों के न्यूट्रल होने पे इन्हिसार है हमारी जमहूरियत के आगे चलने का। अगर वो न्यूट्रल नहीं होंगे तो वो इदारों को भी नुकसान होगा और मुल्क को भी नुकसान होगा। और इस बात को मेरे ख्याल में एक बाकायदा प्लान करके इसको एक सिस्टमैटिक तरीके के साथ इंतजाम करना चाहिए कि इदारे इस दलदल से निकल सके। बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। टाइम सर। अहमद बिलाल महबूब साहब हमसे बात कर रहे थे, सरबरा पिलडैट, और जिस तरह से उन्होंने भी कहा कि इदारों को न्यूट्रल होना बहुत ज़रूरी है। ये इन्हिसार इसका ये डिपेंडेंट है डायरेक्टली जमहूरियत पर, और जिस किस्म के स्टेटमेंट्स देखे जा रहे हैं, जहाँ चाहे वो आईजी पंजाब हों, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जो उनकी टोन होती है उस पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। और जिस तरह से अरेस्ट और गुज़िश्ता रोज़ भी जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने बताया था कि कितनी कॉल्स जो हैं उनका सुराग लगाया गया है, और डॉक्टर यास्मीन राशिद से मुतालिक जो एटीसी का फैसला है उसको चैलेंज करने का भी इरादा रखती है पंजाब पुलिस। इस पर बात कोई होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। 9 मई के वाक़े में मुलविस डॉक्टर यास्मीन राशिद को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से बरी कर दिया गया है, और इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि तफ्तीशी अफसर की जानिब से डॉक्टर यास्मीन राशिद के फोटोग्रामेट्री, वॉइस मैच और मोबाइल फोन्स की बरामदगी के लिए 14 रोज़ा रिमांड की इस्तदा की गई थी। लेकिन रिकॉर्ड से ये बात सामने आई है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद ने ना FIR में नामजद हैं और ना ही किसी सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में उनको महज शरीक मुल्जिम के बयान के तनाजुर में तलब किया गया है, और जिसकी कानून की निगाह में कोई हैसियत नहीं है। लिहाजा तफ्तीशी अफसर के रिमांड की इस्तदा को मुस्तरद करते हुए डॉक्टर यास्मीन राशिद को इस मुकदमे से बरी किया जाता है। अदालत के इस फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए IG पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना था कि पुलिस डॉक्टर यास्मीन राशिद के बरियत के फैसले को चैलेंज करेगी, क्योंकि पंजाब पुलिस के पास इस हवाले से सबूत मौजूद है। बतौर सबूत IG पंजाब पुलिस की जानिब से दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की एक मुबैना ऑडियो भी चलवाई गई। और हम कहते हैं हमें इस बंदे की आवाज की रिकॉर्डिंग करनी है डॉक्टर साहिबा की, सुनिए जरा खुद। तमाम ग्रुपों में मेरी आवाज सुनने वालों, खासतौर सोशल मीडिया की टीम, आज इम्तिहान का वक्त है। डॉक्टर यास्मीन साहिबा के साथ मैं कोर्ट मांड हाउस पहुंच चुका हूँ। हमारे साथ इस वक्त इजाज चौधरी साहब और महबूब रशीद साहब भी हमारे साथ हैं। इस वक्त हम कोर्ट मांड हाउस करके बाहर पहुंच चुके हैं। आज खान साहब का इम्तिहान खत्म हुआ और हमारा शुरू हुआ। डॉक्टर यास्मीन साहिबा की तरफ से हमें क्लियर इंस्ट्रक्शन है, उनका हुक्म है कि कोर्ट मांड हाउस को आग लगाई गई।
नाजी, लेकिन इस ऑडियो के मुसद्दका होने के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कोई सबूत या पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी की कोई रिपोर्ट सहाफ़ियों के सामने पेश नहीं की गई, जैसे डॉक्टर यास्मीन राशिद की कोर कमांडर हाउस के अतराफ मौजूदगी की वीडियो के बारे में पंजाब पुलिस की जानिब से जारी की गई है। दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस IG पंजाब पुलिस ने यह भी बताया कि PTI के किस रहनुमा ने किसको कितनी कॉल्स की जो व्हाट्सएप कॉल्स के अलावा थी। 54 कॉन्टैक्ट्स हैं जो 8 मार्च को भी थे, 9 मई को भी थे। 215 कॉलें हैं उस लीडरशिप की GSM व्हाट्सएप के अलावा, जिनमें से 41 यास्मीन राशिद की, 10 हमाद अजहर की, 75 महमूद रशीद साहब की, इजाज चौधरी की 50, असलम इकबाल की 16 और मुराद राज की 23। लेकिन ताज्जुब की बात तो यह है कि जहां हमाद अजहर की गिरफ्तारी और दबाव के लिए उनके 82 साला बुजुर्ग वालिद को उठाया जा रहा है, जहां मियां असलम इकबाल की गिरफ्तारी के लिए उनके घर पर छापे मारे जा रहे हैं, उनके घर वालों को हरासा किया जा रहा है। और बकौल मियां असलम इकबाल के इस छापे के दौरान उनकी बेटी के जहेज के साथ साथ पुलिस 7 लाख रुपए की नकदी भी जो है वो लूट कर ले गई। वहीं 9 मई के वाकयात में नामजद उसी पार्टी के रहनुमा मुराद राज की गिरफ्तारी के लिए ना तो छापे मारे जा रहे हैं और ना ही उन अदालतों से रिहाई के बाद किसी दूसरे मुकदमे में उनकी कोई गिरफ्तारी अमल में आई है अब तक। और पंजाब पुलिस के इस रवैये से ये तासुर बहरहाल जरूर मिल रहा है कि जैसे एक सियासी जमात को दीवार से लगाने के जो है वो कोशिशें की जा रही हैं। परहैप्स ये इंप्रेशन किस हद तक दुरुस्त है और इस वक्त कितनी अरेस्ट हैं, क्योंकि और कुछ जो खवातीन डिटे हैं उनसे मुतालिक भी काफ़ी आई एम श्योर के बड़े रूमर्स भी प्रिवेल करते हैं, बट इसमें हकाइक क्या है? क्योंकि जब वो खवातीन जो ज़ेर हिरासत हैं, जब वो खुद आके बयान दें और जिनमें से कुछ कहें कि जी हमें रखना ही डिटेंशन में ज़्यादती है, या उनमें से कुछ कहें कि जी हमारी बॉडी सर्च रात गए हमें उठा दिया जाता है हमारी बॉडी सर्चिंग के लिए, इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर अनूश मसूद, SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर अनूश, सबसे पहले तो मैं जरा सवाल अरेस्ट से मुताल्लिक करना चाहूंगी कि टोटल नंबर ऑफ अरेस्ट आप बता सकेंगे कि कुल कितनी गिरफ्तारियां हैं, और फिर उनमें से जरा हमें बाइफिकेट करके बता दें कि कितनी खवातीन गिरफ्तार हैं इस वक्त ज़ेर हिरासत हैं, कितने मर्द हैं और कितने जुवेनाइल हैं। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन योर शो। मैं आपके क्वेश्चंस का एक एक करके जरूर आंसर करूंगी। आपका पहला क्वेश्चन ये है कि कितना नंबर है, वो पूरे पंजाब में तो काफी ज्यादा है, बट आई वुड टॉक अबाउट लाहौर, सो इट्स मोर देन 900 जो अरेस्टेड हैं। ठीक है। और जो फीमेल्स की तादाद है वो इस वक्त 13 हमारे पास कस्टडी में है, और वो डॉक्टर यास्मीन राशिद के अलावा हैं, और ये फिजिकल रिमांड पे हैं हमारे पास, और इनसे हम डेफिनेटली जो अकॉर्डिंग टू लॉ बिहेवियर है वो, चूंकि आई वाज हियरिंग यू, तो मैंने सारी बात सुन ली है, तो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जब आता है तो मैं उस पर भी जवाब दूंगी आपका कि हम ट्रीटमेंट कैसे कर रहे हैं। और जी बट डॉक्टर अनूश, इस पे अब जो टोटल अरेस्ट हैं 900 आप कह रही हैं, उनमें मर्द हजरात की कितनी तादाद है? ये सिर्फ मैंने आपको मर्द हजरात की बताई है। इट्स अराउंड 900 इन ऑल द केसेस जो यहाँ पे लाहौर में 9th मई से रिलेटेड रजिस्टर हुए हैं। ये सिर्फ एक FIR में नहीं है, दीज आर 58 FIR। 58 FIR जी। और ये 9th और 10th मई के बाद की ही है? ये बाद में ही हुई है। देखिए, आपने उस दिन देखा होगा ना कि सिर्फ 9th ऑफ मई को जो इंसिडेंट हुआ उसके आगे कॉन्सिक्वेंस में बाद में भी काफी ऐसी इंसिडेंट्स होते रहे। कुछ में पुलिस मोबाइल्स जलाई गई थी, और इसके अलावा कोई एक थाने पर हमला किया गया था, और भी बहुत सारे इंसिडेंट्स होते रहे। तो अभी वो शायद लोगों को पता नहीं है कि उसी तरह से वहाँ पे उनके मुताबिक उनसे रिलेटेड भी FIR जो है वो दर्ज होती रही हैं। तो इसमें से जो हीनियस क्राइम की हुई है वो 14 है जो 780A के सेक्शन में हुई है, और उसमें से सबसे जो ऑब्वियसली बड़ी और जो सबसे जिसमें कहना चाहिए कि जो सेंटर था क्राइम सीन का वो जिना हाउस था, और वो FIR दैट इज 96/23 सर्वर रोड की। राइट। डॉक्टर अनूश, कम उम्र कितने हैं इसमें जुवेनाइल की अगर मैं तादाद पूछूं, और ये अगेन 9th and 10th मई के बाद जो सिनेरियो एक जो क्रिएट हुआ, जो वाकयात थे उसमें? जुवेनाइल में हमारे पास जो आए भी हैं उनमें से हमने मोस्टली जो जिनको ये देखा कि उनका रोल ऐसा नहीं था जो
एविडेंस उनके अगेंस्ट आया हो, बिकॉज यू सी वी वेंट थ्रू जियो फेंसिंग, हमने आइडेंटिफिकेशन की और कुछ के फेसेस और फेशियल रिकग्निशन नादरा से आए, उनकी बेसिस पे हमने अरेस्ट किया सबको। तो उस तरह से जो इवन इससे कुछ जो जैसे आपने जिक्र किया जुवेनाइल भी आए और अंडर एज लोग भी थे, वी डिड नॉट डिटेन देम एक्चुअली। आफ्टर लिटिल बिट ऑफ इंटेरोगेशन हमने उनको रिलीज कर दिया था। सो अरेस्ट किया था, लेकिन उसको अरेस्ट नहीं कहेंगे, उसमें होता है कि हमने जब किसी को कस्टडी में लेते हैं तो विद इन 24 आवर्स हमने उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। तो उस ड्यूरिंग उस विंडो के बीच में हमारी कोशिश ये थी, बिकॉज बहुत ज्यादा तादाद में गिरफ्तारियां हो रही थी, तो वी डिडंट वांट कि किसी के साथ ज्यादती हो जाए, तो थोड़ी सी 4-5 घंटे के लिए यस दे स्टेड विद अस, और हमने उसका इंटेरोगेशन करने के बाद जो हमें एविडेंस अगर ऐसा नहीं मिला तो हमने उनको रिलीज किया, रादर देन उनको किसी वजह से फिक्स करने की बजाय। राइट। डॉक्टर अनूश, परहैप्स यू कुड आल्सो टेल अस अबाउट ये जो लास्ट नाइट मियां अजहर साहब को जो उनको अरेस्ट किया था, उठा लिया गया, और खबरें यही आई कि जी उठा लिया गया, उनको अनडिस्क्लोज लोकेशन पे जो है वो मुंतकिल किया गया, उसके बाद रिलीज कर दिया गया। किसने गिरफ्तार किया था? देखिए, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी जो है उस पे अब ऑब्वियसली नहीं, I nor you would ever think of that incident ever happening in history of Pakistan. तो yes, अब सब लगे हुए हैं इस काम में कि किसी भी तरह से जो इसके परपेट्रेटर्स थे, जो भी इसमें इन्वॉल्व थे, हम उनको अरेस्ट करें। मकसद कभी भी किसी के वालिद को, 80 साल के वालिद को अरेस्ट करना नहीं था और ना है। अगर ऐसी इंसिडेंट हो, देखिए अगर हो भी जाता है, बिकॉज आई वुड नेवर से दैट पुलिस और द अदर लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी आर परफेक्ट, दे आर नेवर। देखिए, एक तो वो गुस्सा अगर उस टाइप पे किसी भी टाइम पे था, तो हमारे भी इमोशंस हैं, वी अंडरस्टैंड। हमें अपने ही पाकिस्तानियों के लिए ये हंटिंग करनी पड़ी है, दिस इज ऑल्सो डेविस्टेटिंग फॉर अस एज वेल। तो हमें कभी ये मकसद नहीं था कि ऐसा हो। अगर जब भी ऐसा हुआ तो फौरन उस चीज को रेक्टिफाई भी किया गया। अगर 80 साल के किसी वालिद को उठाया तो वो गलत था, वो वापस उन्हें। लेकिन इसमें पुलिस की जानिब से नहीं गिरफ्तार किया गया था। Obviously, law and enforcing agencies, they are working all together. So इसमें I think we should not go into that detail. Right, but Dr. Anush, what I want to ask is कि ये ऑथराइज कर रहा कौन है? क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि जी पुलिस वालों ने या जो ऑफिशियल्स होते हैं ऑन ग्राउंड जो मौजूद होते हैं, जो गिरफ्तार कर रहे होते हैं। अब गुज़िश्ता रोज की मिसाल में देती हूँ, नदीम अफजल चंद साहब के वालिद साहब को भी उठा लिया गया और थोड़ी देर बाद वो घर वापस उनको छोड़ दिया गया। लेकिन वहां पर ऑफिशियल्स ने ये कहा कि जी हम माफी मांगते हैं, और ये मैं पीपल्स पार्टी के सोर्सेस को कोट कर रही हूँ, जिन्होंने कहा कि जी माफी मांगी गई पुलिस वालों की जानिब से और कहा गया कि हमें ऊपर से ऑर्डर्स थे। तो ये ऊपर से ऑर्डर्स दे कौन रहा है सर, मैम, और ऑथराइज कौन करता है ये गिरफ्तारी कि ये इस बंदे को अरेस्ट करना है? अलीना, बात ये है कि इसके अंदर आई वोंट से कि कोई ऑथराइज करता है स्पेसिफिक टारगेट के लिए। आप देखिए, एक इतना बड़ा क्रिमिनल केस जो है वो रजिस्टर हो चुका है, इट्स अंडर 788। इससे बड़ा कोई क्रिमिनल सेक्शन मौजूद नहीं है इस वक्त। तो उसके तनाजुर में अगर आप देखें तो रिक्वायर्ड हमें लोगों की रिक्वायरमेंट तो है। हम चाहते हैं कि हमें एक, अगर आपने जिनकी स्पेसिफिक बात की है, जिनको उठाया गया, और आपने ये भी मेंशन कर दिया कि उनसे माफी भी मांग ली गई, इस पकड़ सकड़ में कहने, इस अफरा तफरी में गलती भी होती है। हमें कभी इस चीज से डिनाई नहीं करना चाहिए कि हम इंसान नहीं है क्या, वी आर ऑल ह्यूमन, वी ऑल मेक मिस्टेक्स, बट वी शुड ऑलवेज ट्राई टू रेक्टिफाई दैट मिस्टेक। तो अच्छा है कि अगर गलती हो जाए तो गलती मान भी ली, माफी भी हो गई। तो आई थिंक एक मैटर को वी शुड पुट दैट मैटर टू राइट। बट ऐसी हालात में तो डॉक्टर अनूश बहुत केयरफुली ट्रेड करने की जरूरत है, इवन ऑफिशियल्स को भी, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के एहलकारों को भी, जिस तरह का एक सेंसिटिव इस वक्त सूरत हाल नजर आ रही है। और अब सवाल यही रेज हो रहा है कि ये कौन सा लॉ है कि बेटे का क्राइम अगर हो तो वो बाप का क्राइम कैसे बन जाता है? बाप कैसे? अलीना, मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ थोड़ा सा। ये देखिए, एक सेक्शन होता है 212, उसमें अब अगर कोई कोऑपरेट आपसे नहीं कर रहा है और अगर वो घर के अंदर उसकी मौजूदगी पता चली है कि यहाँ पे ये इंसान मौजूद हो सकता है। देखिए, अब ये वो लोग हैं जो हाईलाइटेड हैं, आपको सुनने को मिल रहा है इनके बारे में, लेकिन हम ये हमारी लॉ की नजर में तो सब इक्वल है ना। अगर हम किसी आम बंदे की इंफॉर्मेशन मिलने पे
लेट मी एक्सप्लेन प्लीज। अगर हम देखें किसी आम बंदे की इंफॉर्मेशन मिलने पे उसके घर जाते हैं और हमारा मकसद ये होता है कि हमें वो बंदा रिक्वायर्ड है और इतने बड़े सेक्शन में रिक्वायर्ड है जिसमें आई थिंक इससे बड़ी FIR कोई पाकिस्तान की हिस्ट्री में शायद नहीं हुई है, तो उस तरह की जब लॉ ब्रेक हुआ तो उसमें आई टोटली एग्री, आई वुड नेवर डिफेंड दिस कि ये होना चाहिए था, होना नहीं चाहिए था। लेकिन जब ये 212 सेक्शन के अंदर हम इसको इस तरह लेते हैं कि अगर उनके घर में कोई मौजूद है तो दे आर बाउंड टू गिव अस इन्फॉर्मेशन, लेकिन वो चूंकि कॉपरेट नहीं हो रहा था पुलिस के साथ भी, तो दूसरा लेकिन अगेन दूसरे मेंबर को तो नहीं उठा लिया जाएगा डॉक्टर अनुज, और देयर इज आल्सो अ वे टू गो ऑन अबाउट इट, नॉट बाय ब्रेकिंग इनटू समवन्स हाउस, दरवाजे तोड़ दिए जाए, तोड़फोड़ मचाई जाए। अलीना, आई नेवर डिफेंडेड दैट। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ऐसा मतलब होना भी नहीं चाहिए किसी सतह पर भी। ये ऑब्वियसली वी वांट कि एक अवाम में पुलिस का जो एक ट्रस्ट होना चाहिए वो रीगेन होना चाहिए, ना कि वो पूरा ब्रेक होता हुआ दिखाई दे। लास्ट कमेंट आपकी मैं चाहूंगी, जो खवातीन के साथ जो मिसट्रीटमेंट रिपोर्ट हो रही है, जो रात गए, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा ने बहरहाल ऑन रिकॉर्ड ये जरूर बोला है कि जी रात गए बॉडी सर्च के लिए हमें उठा दिया जाता है। देखिए, अब इसमें बात यह है कि इसको तो आई वुड रादर काउंटर दिस नैरेटिव कि ये बिल्कुल ही एक गलत बयानी इसको कहे आप। मैं खुद उस दिन जब जेल में गई हूँ, मैंने एक से खुद मिला, क्योंकि इसी एंटिसिपेशन में कि बहुत ही गलत र्यूमर सर्फेस की जा रही थी, बहुत गलत परसेप्शन क्रिएट की जा रही थी। एंड इट्स नॉट जस्ट फॉर द पाकिस्तान, आप पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में खराब करना चाह रहे हैं इस तरह की बातें करके। देखिए, इस चीज के पीछे कोई एविडेंस ही मौजूद नहीं है। जब मैं वहां गई, उन सबसे मिली हूँ, उनको फिजिकली मिली, उनसे बातचीत की, उनसे सब, ये नहीं था कि हमारे बीच में कोई जाली लगी हुई थी। आई वॉज स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ देम एंड आई वॉज टॉकिंग टू एवरी वन ऑफ देम कि आपको कोई मसला है तो बताएं, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं। दे डिड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, दे वर ऑल फाइन, दे वर हैविंग फूड, they were getting all the facilities, they were getting medicines, specialist doctors were available there, वहाँ पे LHVs भी मौजूद थी, हर तरह की फैसिलिटी मौजूद थी। एंड दिस वाज आउट ऑफ क्वेश्चन, रादर दे वर सरप्राइज कि हमें तो कोई ऐसा तशद्दुद नहीं किया गया, हमारे से तो कोई मिसट्रीटमेंट नहीं की गई। देखिए, अगर वो ये कहते हैं कि पकड़ना गलत था, वो तो आप देखिए, कोई मुल्जिम आज तक माना है कभी कि मैंने गलती की है? जो गलत हुआ उसका उनको कॉन्सिक्वेंस फेस करना पड़ेगा। लॉ विल टेक इट्स कोर्स and they will have to see the consequences. Right, but एक इसी के साथ ही जुड़ता है एक सवाल और फिर मैं रैप अप करूंगी। डॉक्टर अनुज, जो डॉक्टर यास्मीन राशिद के हवाले से जो फैसला आया है ATC का, वो चैलेंज करने का पंजाब पुलिस ने फैसला किया है। एट द सेम टाइम मुराद राज साहब की भी गुज़िश्ता रोज जो IG साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसमें मुराद राज साहब का भी जिक्र किया गया था, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए 9 रोज कबल रिनाउंस कर दी थी अपनी एलिजेंस, अपनी पार्टी से अलहदगी इख्तियार कर ली उन्होंने। उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि अब तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं आई है, वो आजाद ही है। पहले मैं आपके पहले क्वेश्चन का जवाब दे दूं कि डॉक्टर यास्मीन राशिद को जो 96 नंबर केस है सर्वर रोड का, जिना हाउस से रिलेटेड, उसमें डिस्चार्ज किया गया है। और डिस्चार्ज का मतलब ये नहीं होता कि वो मुल्जिम एक्विट हो गया है। जब भी अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास कोई भी इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस आ जाता है सरफेस पे, तो वो उस एविडेंस को लेके अदालत में जाएगा और वो अपनी डिमांड और रिक्वेस्ट पुट करेगा जज के आगे। जहाँ तक ये बात है कि उस दिन हमारे पास PFSA की रिपोर्ट नहीं थी, एंड वी आर बीइंग वेरी ऑनेस्ट एंड डेलिब्रेट अबाउट दिस। नाउ वी हैव दैट रिपोर्ट। आपने जैसे कहा कि PFSA की रिपोर्ट उस दिन नहीं रखी गई क्योंकि वो हमारे पास नहीं थी, वो आज हमारे पास आ चुकी है। अब उसकी एविडेंस से देखें, अगर ये चीज ये कहूँ कि ये अलीना की आवाज है, लेकिन मेरे कहने से अदालत ये बात नहीं मानेगी। बिल्कुल, बट अगर अलीना की आवाज को PFSA सर्टिफाई करके बताएगी कि ये अलीना की आवाज है और यही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, देन दिस वुड बी एडमिसिबल इन द कोर्ट। अब आपके पास रिपोर्ट आ चुकी है, आपने कहा? जी, हमारे पास आ चुकी है, बिकॉज व्हेन शी वाज अरेस्टेड इन केस नंबर 97 ऑफ सर्वर रोड, तो उसमें हमने जब रिमांड लिया था तो हमने ये फोटोग्रामेटिक टेस्ट और वॉइस एनालिसिस करवाया था, तो उसकी रिपोर्ट हमारे पास अब आई है। डॉक्टर अनुज, और मुराद राज साहब के हवाले से? जी, अभी हमारे पास इस किस्म की, क्योंकि ऑब्वियसली आपने एक बात की है, ये एक अभी तक हमारे पास ऐसी कोई चीजें जिससे हमने उनके पीछे जाना है या उनकी कॉल्स में नाम आया है, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल जिक्र था उनका, और आई एम टेलिंग यू, अगर उनके खिलाफ ये एविडेंस आता है तो डेफिनेटली वी वुड गो आफ्टर हिम। लेकिन क्योंकि हमने ऐसा नहीं कि हमारे रडार से ये सब हट चुके हैं, जो उसमें नाम थे, वी आर फॉलोइंग और वी आर वर्किंग ऑन देम।
हम चाहेंगे कि वो इन एनी केस एक दफा इन्वेस्टिगेशन जरूर ज्वाइन करें। जो आपने बात की वो पॉलिटिकल है, बट मैं एक एज ए पुलिस ऑफिसर की बात करूंगी कि ही विल ज्वाइन द इन्वेस्टिगेशन। राइट, बट मेरा सवाल ज्यादा पॉलिटिकल बहरहाल नहीं था, क्योंकि अगर उनका जिक्र है, अगर उनकी इन्वॉल्वमेंट है, तो नेचुरली जब सबके लिए एक ही लॉ फॉलो हो रहा है तो फिर उन लोगों को नहीं बरी कर दिया हो सकते वो, या वो मुकदमे से बिल्कुल, एंड दे वोंट शुडंट बी अलाउड टू वॉक फ्री, गो स्कॉट फ्री। बहरहाल थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस डॉक्टर अनूश, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन लाहौर डॉक्टर अनूश मसूद इस वक्त हमसे बात कर रही थी, और जिस तरह से मैंने मेंशन किया मुराद राज साहब के हवाले से, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी पार्टी से अलहदगी जरूर इख्तियार कर ली, एक तरफ वो बात, लेकिन जहां पर अगर उनकी इन्वॉल्वमेंट थी और पंजाब पुलिस के पास एविडेंसेस मौजूद हैं, जो कॉल्स ट्रेस हुई हैं, जिसका जिक्र आज गुज़िश्ता रोज आईजी पंजाब साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया, तो उसके मुताबिक एक्शन जरूर होना चाहिए। इसी के साथ ही प्रोग्राम की टीम अलीना शिकरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।